आप सभी जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में उसने विजय अभियान चलाए थे, बहुत सारे राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो अपने विजय अभियान के दौरान उसने टोटल 2 अभियान किए थे। एक हुए उत्तरापथ का अभियान और एक है दक्षिणापथ का अभियान। तो कई सारे प्रश्न बनेंगे। बरामूर्ति अभिलेख कहाँ है? एरण सागर में है। किस राजा से संबंधित है? तोरमान से संबंधित है। कौन है तोरमान? तो हूण जाति का राजा था। ठीक, बट ये नाम मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ? ये नाम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे क्षेत्र सागर के अंतर्गत आते हैं। बीना, खुरई, सुरखी, देवरी, रहली, नरियावली, सागर और बंडा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। एक एक जिले के हर उस जरूरी तथ्य को हम देख रहे हैं जो व्यापम, पटवारी, एमपीपीएससी प्रीलिम्स सभी के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। आज का जिला है सागर। आइए शुरुआत करते हैं। यदि हम नक्शे की बात करें तो सागर जिला आपको मध्य प्रदेश के इस हिस्से में नजर आएगा और नक्शे के अंतर्गत हम 3 से 4 बिंदु देखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, सागर जो है वो किस या कोई भी जिला जो है वो किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है? तो यहां स्पष्ट नजर आ रहा है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है। नंबर 2, पड़ोस के कौन कौन से जिले हैं जिन्हें वो स्पर्श कर रहा है? तो यहां देखिए, छतरपुर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा और अशोकनगर, कुल 6 जिले हैं पड़ोस के जिन्हें वो स्पर्श कर रहा है। नंबर 3, किस संभाग का पार्ट है? तो सागर स्वयं में एक संभाग है। ये 3 बातें स्पष्ट। और चौथा, किस पठार के अंतर्गत आता है? साथियों, सागर जो है वो 2 पठारों में शामिल माना जाता है। एक मालवा के पठार का भी हिस्सा माना जाता है और इसका एक आंशिक भाग रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत भी आता है। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए, मालवा और रीवा पन्ना का पठार। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहां ओवरऑल नक्शे में हमने 4 बिंदु देखे। नंबर 1, किस राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है? नंबर 2, पड़ोस के कौन से जिलों को स्पर्श कर रहा है? नंबर 3, किस संभाग का पार्ट है? और नंबर 4, किस पठार के अंतर्गत आता है? तो मैंने कहा मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार में इसका आंशिक हिस्सा आता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मैं बार बार कह रहा हूं। और ये वाला जो हिस्सा है कि पड़ोस के कौन कौन से जिलों को स्पर्श कर रहा है, तो ये वाला सेक्शन में बार बार स्पष्ट करता हूं कि आपको नक्शे की ज्यादा से ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी, तो ही आप अनुमान लगा पाएंगे, अन्यथा आप कंफ्यूज हो सकते हैं और इन चीजों को याद नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं। यदि हम इतिहास की बात करें दोस्तों, तो अंग्रेजों के शासन में सागौर नाम का प्रोनाउंसिएशन वो करते थे इस क्षेत्र के लिए, तो सागौर से ही सागर बना है। ठीक, ओके। दूसरी यदि हम बात करें तो सुंदर झील इसके चारों ओर हैं, यही कारण है कि इसका नाम सागर पड़ा, क्योंकि सागर का मतलब ही होता है जलीय क्षेत्र, एक बड़ा जल, एक विशाल जल स्थान। तो सागर नाम इस संदर्भ में पड़ा। इसके अलावा 1660 में उड़ान सिंह के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। आपको राजा का नाम याद रखना है। और इसी उड़ान सिंह ने एक छोटा सा किला यहां बनवाया था जिसे परकोटा के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये तो कुछ तथ्यात्मक बातें हैं जो आप सीधे याद करेंगे। राजा का नाम याद रखना है उड़ान सिंह, उसके बाद परकोटा बनवाया, और सागर क्षेत्र नाम क्यों पड़ा था वो बताने की जरूरत नहीं है। विशाल जल संग्रह का कोई भी क्षेत्र होता है तो उसे सागर ही कहा जाता है। खैर, अब मुख्य बिंदु जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतिहास में हम पढ़ते हैं गुप्त काल, और गुप्त काल में हम देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त था उसके कालखंड में, इसके अलावा उसके बाद जो एक राजा आया था भानुगुप्त, उसके काल में सागर क्षेत्र का बहुत ज्यादा महत्व रहा। कैसे? आइए देखते हैं। एरण क्षेत्र, मतलब सागर का पुराना नाम एरण है। एरण में समुद्रगुप्त ने एक स्वभोग नगर की स्थापना की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त ने स्वभोग नगर के रूप में किसे बसाया था? सागर या एरण को बसाया था। दूसरा इंपॉर्टेंट, जब समुद्रगुप्त अपने दक्षिण अभियान को कंप्लीट करके आ रहा था, दक्षिण अभियान के दौरान, सुनिए मेरी बात, आप सभी जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में उसने विजय अभियान चलाए थे, बहुत सारे राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो अपने विजय अभियान के दौरान उसने टोटल 2 अभियान किए थे। एक हुए उत्तरापथ का अभियान और एक है दक्षिणापथ का अभियान। उत्तरापथ के अभियान में उसने उत्तर भारत के राजाओं को हराया था। ठीक, और दक्षिणापथ के अभियान में दक्षिण भारत के राजाओं को हराया था। तो उसी दक्षिणापथ के अभियान के दौरान, देखिए अब क्या लिखा है, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान, या इसे दक्षिणापथ अभियान भी कहते हैं, इसके दौरान विदिशा के एक सामंत, एक क्षेत्रीय राजा जिसका नाम था श्रीधर वर्मन, उस पर विजय प्राप्त की थी। और उसी की स्मृति में उसने एरण में एक विजय स्मारक बनवाया।
एरण मतलब सागर। तो प्रश्न आएगा कि विजय स्मारक किस राजा ने बनवाया? समुद्रगुप्त ने बनवाया। कहां बनवाया? एरण सागर में बनवाया। क्यों बनवाया? दक्षिण अभियान के दौरान एक राजा के ऊपर उसने विजय प्राप्त की थी जिसका नाम था श्रीधर वर्मन, जो कि विदिशा क्षेत्र का था। इस उपलक्ष्य में उसने बनवाया। इसके अलावा एरण में ही एक वराह मूर्ति अभिलेख है। किस बात का संकेत है? हूण शासक तोरमाण की उपस्थिति को दर्शाता है। अब ये क्या है दोस्तों? जब जब भारतीय इतिहास में जो केंद्र की सत्ता कमजोर हुई, तब तब विदेशी आक्रांता भारत आए। ठीक, तो गुप्त काल के दौरान जब समुद्रगुप्त के बाद के जो लोग या बाद के जो राजा आए थे, तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं थे। ठीक, तो जो कुमार गुप्त था एक राजा, उसके काल में विदेशी आक्रांता भारत आए थे और उन विदेशी आक्रांताओं को कहा जाता था हूण। कुमार गुप्त के काल में आए थे और सामना उनका किया था कुमार गुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने। ठीक, तो ये इतिहास के प्रश्न है कि भाई हूण आक्रमण किस गुप्त राजा के काल में हुआ? तो कुमार गुप्त के काल में हुआ था। और उसका सामना सबसे पहले किसने किया था? तो उसके पुत्र स्कंदगुप्त ने किया था। ठीक, तो वो जो हूण थे, उस हूण प्रजाति का एक राजा था तोरमान। ठीक, वो भी आया था, उनका भी इनसे संघर्ष हुआ था। उसी की उपस्थिति को दर्शाता है ये बराह मूर्ति अभिलेख। तो कई सारे प्रश्न बनेंगे। बराह मूर्ति अभिलेख कहाँ है? एरण सागर में है। किस राजा से संबंधित है? तोरमान से संबंधित है। कौन है तोरमान? तो हूण जाति का राजा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सती प्रथा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने अभी जिक्र किया एक राजा का जिसका नाम है भानुगुप्त। भानुगुप्त के काल में हुआ ये कि युद्ध चल रहा था गुप्त राजाओं का और उन्हीं हूण कम्युनिटी के लोगों का। तो गुप्त राजा भानुगुप्त का जो सैनिक था गोपीराज, उसकी हत्या या उसका देहांत हो जाता है युद्ध के दौरान। तो उसकी जो पत्नी थी गोपीराज की, उसने सती होना स्वीकार किया था। तो देश में या इतिहास में जो पहला सती होने का प्रमाण मिलता है वो भानुगुप्त के काल में गोपीराज की पत्नी का मिलता है। ठीक, और ये वर्णन कहां है? ये वर्णन है एरण अभिलेख में। एरण में एक अभिलेख प्राप्त हुआ उधर से। तो आपसे प्रश्न ये बनेगा कि भारत में सबसे पहले सती होने का उल्लेख कहां मिलता है? तो एरण के अभिलेख से मिलता है। कौन हुआ था? गोपीराज की पत्नी हुई थी। गोपीराज कौन था? भानुगुप्त के काल में उसकी सेना में था। यह आपको पता होना चाहिए। और भानुगुप्त कौन? गुप्त साम्राज्य का एक राजा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सागर क्षेत्र में ही 1857 की क्रांति के दौरान फिर वही बात। अब 1857 की क्रांति में हर क्षेत्र के किसी न किसी नेता ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया था। उसी क्रम में यहां का नेतृत्व किया था शेख रमजान ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए शेख रमजान किस क्षेत्र को बिलोंग करते थे 1857 की क्रांति के दौरान? तो सागर क्षेत्र को। इसके अलावा 63-64 में जबलपुर संभाग में इसे ले लिया गया था। मतलब सागर किसका भाग बन गया था? जबलपुर संभाग का। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ? फिर सागर के अंतर्गत ही दमोह जिले को भी जोड़ दिया गया था। बाद में उसे हटा दिया गया था और स्टार्टिंग में यहाँ की तहसील हुआ करती थी सागर, खुरई, रहली और बंदा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है प्रश्न बनेगा कि सागर जो है वो किस संभाग का अंग हुआ करता था? तो जबलपुर संभाग का अंग हुआ करता था। ठीक, सागर क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? शेख रमजान ने किया। ये प्रश्न बनेंगे। आगे देखते हैं। भौगोलिक स्थिति, तो इतिहास का ओवरऑल हो गया। इतिहास में हमने देखा कि भाई सागौर क्षेत्र कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक, तो सागौर से पड़ गया सागर। सागर क्यों हो रहा है? क्योंकि विशाल जल क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक, झील आदि के कारण। इसके अलावा हमने देखा उड़ान सिंह ने इसकी स्थापना की। ये सब बातें फिर हमने गुप्त काल से लिंक करके देखा कि समुद्रगुप्त ने यहाँ स्वभोग नगर बसाया था। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने यहाँ विजय स्मारक बनवाया था श्रीधर को हराकर, जो विदिशा का सामंत था दक्षिण अभियान के दौरान। और हमने क्या देखा? और हमने देखा कि भाई सती प्रथा का पहला उल्लेख यहीं से मिलता है। इसके अलावा बराह मूर्ति अभिलेख है जो कि तोरमान की उपस्थिति को दर्शाता है। ये सारे ऐतिहासिक तथ्य देखे सागर से संबंधित जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेख रमजान को देखा, 1857 क्रांति का नेतृत्व किया। अब बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की। साथियों, सागर जिला जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में आता है। बिल्कुल सही बात है। सेंटर में भी है और थोड़ा सा उत्तरी हिस्से में। बिल्कुल सही, आपको अभी मैंने नक्शे में बताया था। नक्शे में एक चीज और क्लियर की थी कि मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार दो पठारों के अंतर्गत आता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बुंदेलखंड लगा के नहीं आना है। रीवा पन्ना का पठार के अंतर्गत आता है आंशिक रूप से और मालवा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पड़ोसी जिले भी मैं बता चुका हूं आपको, 6 जिले बताए थे। छतरपुर, विदिशा, अशोकनगर, नरसिंहपुर, रायसेन, दमोह। पहले अशोकनगर की जगह गुना हुआ करता था, पर गुना से अशोकनगर अलग हुआ, तब से अशोकनगर स्पर्श कर रहा है इसको। इसके अलावा इसी के दक्षिण से कर्क रेखा निकलती है
ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा यहां ग्राम पंचायत है राजा खेड़ी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। जैसा ऊपर क्लियर कर चुके हैं कि कर्क रेखा यहां से होकर गुजर रही है। भाई मध्य प्रदेश के कुल 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। वो सागर से भी जा रही है। पूरे 14 नाम आपको पता होना चाहिए किन किन जिलों से होकर गुजर रही है, एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है, ये भी हमने नक्शे में देखा था। एक इंपॉर्टेंट तथ्य दोस्तों, 75% जिला जातियों और जनजातियों से बिल्कुल भरा हुआ है। यहां पर आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं और उसमें प्रमुख है राजगोद। ये नाम आपको पता होना चाहिए कि राजगोद जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सागर क्षेत्र से। 75% टोटल जो जिला है उसमें यही आदिवासी लोग निवासरत हैं। इसके अलावा यहाँ प्रमुख जलप्रपात है जिसका नाम है भालकुंड और राहतगढ़। ये दोनों ही किस नदी के ऊपर हैं, बीना नदी के ऊपर हैं। इसके अलावा यहाँ प्रमुख नदी है जामनी, कोपरा, देहान और परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार स्पष्ट करता हूं कि परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न बनने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अधिकांश जो बड़ी परियोजना होती हैं उसके 3 से 4 फैक्ट आपको करने हैं। पहला किस नदी पर है, दूसरा किस राज्य की साझेदारी पर है, तीसरा कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है और चौथा कब से शुरू हुआ। ये सारे तथ्य किसी परियोजना से संबंधित इंपॉर्टेंट होते हैं। बट यहां की जो परियोजना है वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। थोड़ा सा बस आपको नाम पता होना चाहिए। तो कडान और केथ ये 2 परियोजना है जो सागर क्षेत्र में विद्यमान हैं। इसके अलावा कई प्रमुख प्राकृतिक और पर्यटक स्थल यहां पर विद्यमान है। जैसे सागर तालाब क्या है, एक झील है, ठीक। इसके अलावा राहतगढ़ जलप्रपात, अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि भाई बीना नदी में है। इसके अलावा नोरादेही क्या है, सबसे बड़ा वन ब्लॉक है नोरादेही, आप जानते हैं नोरादेही अभ्यारण्य। खिमलासा, खिमलासा एक धार्मिक पर्यटक स्थल है। सीधे प्रश्न आएगा, कोई डिटेल में नहीं जाना है। खिमलासा कहाँ है, सागर क्षेत्र में। संबंध किस चीज से है, धार्मिक क्षेत्र से है। इसके अलावा एरण, एरण के बारे में भी इतनी सारी चर्चा हुई, बट एक बात जहां मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इराका नाम की प्रमुख घास यहां पाई जाती है। इसलिए भी इस क्षेत्र का नाम इराका घास के कारण एरण पड़ा, ऐसा कहा जाता है। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है, और खासकर व्यापम जैसे एग्जाम में तो आ जाते हैं ऐसे प्रश्न, कि एरण का संबंध किस चीज से है, किस वस्तु से है, तो घास से है, इराका। आगे देखते हैं। एक गढ़ पहरा मंदिर यहां पर है। बस नाम पता होना चाहिए कि गढ़ पहरा मंदिर कहां है, और इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है राजा जयसिंह को, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये भी यदि आपको याद है कि गढ़ पहरा मंदिर, तो बात काफी है। जनांकी, साथियों हर जिले के अंतर्गत हम जनांकी वाला हिस्सा देखते हैं। पहला बिंदु घनत्व। घनत्व का क्या मतलब होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, उसे घनत्व कहा जाता है। 232 लिंग अनुपात, प्रति 1000 पुरुषों पर कुल कितनी महिलाएं हैं, उसे लिंग अनुपात कहते हैं। 893 मतलब 1000 पुरुषों पर 893 महिलाएं हैं। ठीक, बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा बच्चों का लिंग अनुपात, बच्चों में भी कौन, जो 0 से मतलब 6 वर्ष तक की उम्र के हैं, जिन्हें अपन शिशु कहते हैं, उनमें प्रति 1000 बालकों पर कुल 925 बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं। ठीक। और साक्षरता, दोस्तों साक्षरता का मतलब मैं अपने हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि 7 वर्ष से अधिक की उम्र के वे लोग जो लिखना पढ़ना जानते हैं साक्षर कहलाते हैं। साक्षरता के अंतर्गत यहाँ की साक्षरता है 76.46, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट लिंग अनुपात यहाँ बहुत ज्यादा कम है। दोस्तों ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है, इन तथ्यों पर क्वेश्चन बनेंगे। आपको तथ्य एक एक जिले के सेपरेटली याद करने हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जानकारी नीचे दी हुई है। ये सारे नोट्स वहां पर पीडीएफ फॉर्म में आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके अलावा लेक्चर के बीच में ही मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है। 21 मई को एग्जाम होने की पूरी संभावना है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित हमारे बैच शुरू हो चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। ऑफलाइन की खासियत यह है कि अधिकतम 25 बच्चे होते हैं। 4 अलग अलग विशेषज्ञों की टीम मिलके उस बैच को कंप्लीट कराने वाली है। विषय विशेषज्ञों के माध्यम से आपको पढ़वाया जाएगा। 25 बच्चों के कारण आपका टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन पॉसिबल होगा। भीड़ तंत्र से आप मुक्त हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप ऑनलाइन हमारा कोर्स लेते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ जो क्लास चल रही होगी वो लाइव जाएगी हमारी ऐप पर, और यदि आप लाइव क्लास लेने में असमर्थ हैं तो आप उसी क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में कितनी भी बार देख सकते हैं, 1 साल तक कितनी भी बार देख सकते हैं।
ठीक, ये एक बात है। और रही बात डेमो की, तो हमारी यहाँ की जो प्रीलिम्स की क्लास है, इसके डेमो लेक्चर यूट्यूब पे हमारी लाइव क्लासेस के माध्यम से हमने उपलब्ध कराए थे। आप वहाँ जाइए, लाइव क्लास वाले स्लॉट में हमारे पूरे डेमो डले हुए हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और एमपी का। अभी 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। राजनीति, साथियों विधानसभा की यदि हम बात करूं तो इतनी विधानसभा सीट है यहाँ पर, सारी याद नहीं करनी। बट ये नाम मैंने क्यों लिखे हैं यहाँ? ये नाम इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे क्षेत्र सागर के अंतर्गत आते हैं। बीना, खुरई, सुर्खी, देवरी, रहली, नरियावली, सागर और बंडा। पूछा जा सकता है कि खुरई किसके अंतर्गत आता है, पूछा जा सकता है कि बंडा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। पुराने पेपर आप उठाइए, व्यापम का उठाइए, पटवारी के देखिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली बना दिए जाते हैं कि बताइए ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, बताइए फलाना जिला किस पठार के अंतर्गत आता है। इन सब के जवाब हम नहीं दे पाते। मैं यदि बोल रहा हूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो आपको उस पर एक बार ध्यान जरूर देना है। आगे देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद, हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि शासन द्वारा किसी क्षेत्र के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के क्रम में एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया गया है, ताकि उस उत्पाद को उस जिले की पहचान के रूप में स्वीकारा जा सके, एक अलग पहचान उसे विश्व पटल पर मिले और उस जिले का नाम भी रोशन हो। तो यहाँ के जो कृषि उपकरण हैं उन्हें सागर क्षेत्र के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो कृषि उपकरण किस जिले की पहचान है, तो आपको सागर टिक लगाना है। दोस्तों, कुछ जरूरी तथ्य देख लेते हैं। जो सागर है वो भारत भर में अपने विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है। आप जानते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यहाँ का या प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। और यहाँ का विशेषता फिलहाल ये है कि अपराध शास्त्र का कोर्स भी यहाँ शुरू हो चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। सेना की छावनी के कारण भी ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी भी है सागर में ही। और इसका इंपॉर्टेंट तथ्य ये कि 1906 में इसकी स्थापना हुई थी और 1936 में, मतलब 30 साल बाद, इसका नाम जवाहरलाल नेहरू मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज कर दिया गया। तो आपसे पूछे कि जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहां है? सागर में। कब स्थापित हुई? 1906 में। पर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू मध्य प्रदेश पुलिस कॉलेज, यह कब कर दिया गया? 1936 में। 3 प्रश्न बनेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़े। फिलहाल भाग्योदय अस्पताल के लिए भी ये जाना जा रहा है, वो भी यहीं पर है। इसके अलावा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, अभी मैंने चर्चा करी, फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला भी यहीं पर है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो होती है वो भी यहीं पर है। यहाँ स्टेनलेस स्टील का कारखाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, कृषि उपकरण का के लिए भी ये प्रसिद्ध है और स्टेनलेस स्टील का कारखाना भी है। अपराध प्रशिक्षण केंद्र और जेल प्रशिक्षण केंद्र, ये भी यहाँ पर है। मतलब जेल से संबंधित जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं वो भी यहीं दिए जाते हैं। तो चाहे पुलिस अकादमी हो, चाहे जेल प्रशिक्षण हो, चाहे अपराध शास्त्र का कोर्स हो, चाहे फॉरेंसिक साइंस की लेबोरेटरी हो, ये सारी चीजें सागर जिले में विद्यमान हैं। इसके अलावा अंतिम स्लाइड, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व। हर जिले के हम प्रमुख व्यक्तित्व देखने का प्रयास करते हैं यदि वहां का कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है तो। यहाँ 3 प्रमुख नाम सामने आते हैं। पहला, राजमाता विजया राजे सिंधिया। दोस्तों, ये राजनीतिज्ञ हैं, आप और हम सभी जानते हैं। बट प्रश्न ये आएगा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सागर क्षेत्र से है। 2 क्वेश्चन आते हैं। जो संबंधित व्यक्ति है वो किस विधायक से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये राजनीति संबंधित है। और किस जिले से संबंधित है? तो सागर से। ठीक। दूसरा, विट्ठल भाई पटेल का नाम भी आपने सुना है, ये भी राजनीतिज्ञ हैं, ये भी सागर क्षेत्र से। और तीसरा इंपॉर्टेंट नाम, रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल। पहले मुख्यमंत्री कौन है? रविशंकर शुक्ल। किस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं? सागर को बिलोंग करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आशा करता हूं मेरा ये लेक्चर आपके लिए किसी ना किसी तरह से उपयोगी सिद्ध होगा। एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे दी हुई है। धन्यवाद।